हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, अ साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। तो ये जो टॉपिक है उसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे दो बॉडीज हैं जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था कि जब भी वैक्यूम में हम किसी भी बॉडी को एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, तब वो बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉडीज हैं जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। अब मान लीजिए कि मैं इस बॉडी को स्ट्राइक कर रही हूँ, ठीक है, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो ये बॉडी वाइब्रेट करेगी, ये बॉडी वाइब्रेट करने लग जाएगी। आपने इस बॉडी को स्ट्राइक किया, ये बॉडी क्या वाइब्रेट करने लग जाएगी और ये अपनी सराउंडिंग मीडियम में वाइब्रेशंस को ट्रांसफर करेगी। ठीक है, याद रखिएगा कि दोनों बॉडीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये बॉडी वाइब्रेट करके सराउंडिंग मीडियम में इस वाइब्रेशंस को रिलीज कर रही है। अब बॉडी बी जो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो ये जो वाइब्रेशंस है इसकी फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाती हैं तब बॉडी बी भी इसकी वाइब्रेशंस को पिक कर लेगा। वापस से हम लोग समझते हैं कि ये जो वाइब्रेशंस बॉडी ए मीडियम में रिलीज कर रहा है, इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो बॉडी बी भी बॉडी ए के फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगी, वाइब्रेट करने लग जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, दोनों का एम्पलीट्यूड मिला करके ये जो बॉडी है ये एक लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है, लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती है। मतलब मान लीजिए पहले एम्पलीट्यूड इतना था तो दोनों बॉडीज एक बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगी एंड एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी लाउड साउंड को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। आपको डेफिनेशन से और अच्छा समझ में आएगा। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है बॉडी ए पे। फोर्स्ड वाइब्रेशंस बॉडी ए जनरेट कर रहा है अपने सराउंडिंग मीडियम में, पास कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये है पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जब इस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी, द बॉडी रेडिली बिगिंस टू वाइब्रेट विथ एन इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड। तो बॉडी भी क्या करेगी, बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लग जाएगी। ठीक है, वाइब्रेशंस रिलीज करेंगी। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। द वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड द रेजोनेंट वाइब्रेशंस। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, जब फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो जो बड़े एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशंस। क्लियर है। अब कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, इसके डेफिनेशन में ही ये कंडीशन छुपा है। क्या है, रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन द अप्लाइड फोर्स कॉजेस फोर्स्ड वाइब्रेशंस। मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी फोर्स्ड वाइब्रेट मतलब वाइब्रेट कर रही है, वो वाइब्रेशंस को मीडियम में रिलीज कर रही है। तो ये वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी इस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तब ये जो बॉडी बी है ये बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी और कुछ टाइम बाद वो वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो when the resonance occurs when the applied force causes forced vibrations in the body and the frequency of the applied force is, ये कीवर्ड है, frequency of the applied force is exactly equal to the natural frequency of the vibrating body। तो ये रहा frequency of the applied force और ये natural frequency of body B, दोनों बराबर होगा तभी रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, तभी लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये जो वाइब्रेशंस है जिनकी लार्ज एम्पलीट्यूड होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशंस। अब हम लोग डायग्राम के मदद से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए दो ट्यूनिंग फॉर्क है ए एंड बी। ठीक है, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब बराबर होगी तब क्या होगा, जब बराबर नहीं होगी तब क्या होगा, तो हमें ये देखना है। पहले के केस में क्या है कि ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड ट्यूनिंग फॉर्क बी की फ्रीक्वेंसी बराबर
नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उसके शेप एंड साइज में डिपेंड करती है। ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क ए और ट्यूनिंग फॉर्क बी अलग अलग है, जिसकी वजह से इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बराबर नहीं है। तब क्या होगा, मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने स्ट्राइक किया। ठीक है, मान लीजिए ये रबर पैड है, मैंने इससे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इस पे ऐसे स्ट्राइक किया इसको। इससे क्या होगा कि ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लग जाएगा। ठीक है, और यही वाइब्रेशंस आसपास के मीडियम में फैल जाएंगी, इसके साउंड बॉक्स में भी ये वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगी और यहां से ये वाइब्रेशंस रिलीज होंगी। वापस से मैंने रबर पैड लेके ट्यूनिंग फॉर्क ए पे एक फोर्स अप्लाई किया, उसको स्ट्राइक करके, तो ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। इसकी वाइब्रेशंस इसके आसपास की मीडियम में फैल जाएंगी और इसके साउंड बॉक्स में भी प्रोड्यूस होने लग जाएंगी। क्लियर? अब ये जो वाइब्रेशंस है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तब तो रेजोनेंस होगा, वरना रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 500 हर्ट्ज, यहाँ पे है 550 हर्ट्ज, तो ऑब्वियसली ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच नहीं करेगी। तो रिजल्ट क्या होगा कि ट्यूनिंग फॉर्क बी बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। स्मॉल एम्पलीट्यूड यानी कि बहुत छोटी एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, तो रेजोनेंस ऑब्वियसली नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बोलूं कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, हो जाता है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी भी फ्रीक्वेंसी इससे मैच हो रही है, तब क्या होगा, ये जो वाइब्रेशंस है इसकी भी फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी। और जब ऐसा होता है कि ये जो फोर्स है उसकी वाइब्रेशंस और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तब ये क्या करेगा, इसकी वाइब्रेशंस को पिक कर लेगा। ठीक है, और लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होने लग जाएगा, और जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम बोलेंगे रेजोनेंट वाइब्रेशंस। क्लियर है? तो हमने इससे क्या समझा कि जब फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होती है तो रेजोनेंस नहीं होता है, और जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो ये इसकी वाइब्रेशंस को पिक कर लेगा और ये भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। और जो वाइब्रेशंस होंगी उनकी एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज होंगी। अ लाउड नॉइज विल बी हर्ड, अ लाउड साउंड विल बी हर्ड। क्लियर है? और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंट वाइब्रेशंस। तो अब हम समझेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे एक रबर स्ट्रिंग से हमने 4 पेंडुलम्स को सस्पेंड किया है, ए, सी, बी एंड डी। तो यहाँ पे ए और बी की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, तो इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। यहाँ पे सी की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो छोटी है, इसलिए सी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और डी की जो लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम होगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। हमने क्या किया कि ए को ऐसे पुल करके छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, ए क्या ऑसिलेट करने लग जाएगा, है ना, ए ऑसिलेट करने लग जाएगा और अपने आसपास के मीडियम में वो वाइब्रेशंस को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस कौन कैच करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ए से मैच होती है। दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर है। ए और बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर है। तो जब ए वाइब्रेशंस रिलीज करेगा अपने आसपास के मीडियम में, तो उसकी वाइब्रेशंस को कौन पिक कर पाएगा, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए के बराबर हो। ठीक है, तो बी इसको पिक कर लेता है, इसकी वाइब्रेशंस को पिक कर लेता है और खुद सेम एम्पलीट्यूड के साथ क्या वाइब्रेट करने लग जाता है, ऑसिलेट करने लग जाता है। तो शुरू में क्या होगा, ए की एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ए एक बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए ए की एम्पलीट्यूड बी से ज्यादा है, और बी जस्ट अभी वाइब्रेट करना चालू किया है, तो वो छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। ठीक है, फिर एक पॉइंट आएगा जब दोनों सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, दोनों ऐसी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे जिनका एम्पलीट्यूड बराबर है। ये ए, ये बी, ठीक है, यहां पे बराबर लग नहीं रहा होगा, बट ये जो गैप है, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और फिर एक पॉइंट आएगा
जब A का जो एम्पलीट्यूड है वो B से कम हो जाएगा, यानी कि B एक लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा और A एक स्मॉलर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। इसको हम लोग वापस से समझते हैं। जब A वाइब्रेट करना चालू किया, ठीक है, A ने वाइब्रेट करना चालू किया तो वो एक लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा था, बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा था। अब जब B ने उसकी वाइब्रेशंस को पिक किया तो शुरू में B एक स्मॉलर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा था। फिर एक टाइम आया जब दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, A का एम्पलीट्यूड कम हो गया, B का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। इससे क्या हो रहा है कि A की जो एनर्जी है वो B में ट्रांसफर हो रही है, और जब सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है तो A का जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम हो जाता है, एकदम कम हो जाता है, B का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। फिर ये उल्टा होगा, B से एनर्जी वापस A में ट्रांसफर होगी, B का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, A का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ये चलता रहेगा, ये एक साइकिल है जो चलती रहेगी। क्लियर है? अब तो ये दोनों के बीच में ये साइकिल चलती रहेगी। सवाल है C और D दोनों की ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी A और B के बराबर नहीं है, तो ये लोग भी वाइब्रेट करेंगे, बट अगेन बहुत ही स्मॉल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि इनमें रेजोनेंस नहीं होगा, इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी A और B के बराबर नहीं है। रेजोनेट कौन करेगा? A और B रेजोनेट करेंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। A की लार्ज एम्पलीट्यूड, B की छोटी एम्पलीट्यूड, फिर दोनों की बराबर एम्पलीट्यूड, फिर A की छोटी एम्पलीट्यूड, B की लार्ज एम्पलीट्यूड, मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा वो, फिर उल्टा होगा, ये चलता रहेगा। क्लियर है? और C और D के साथ क्या होगा, ये लोग बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, ये लोग रेजोनेट नहीं करेंगे। रेजोनेट कौन से पेंडुलम्स कर रहे हैं? A एंड B, बिकॉज इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर है। अब हम ध्यान देंगे एक्सपेरिमेंट 3 पे। यहाँ पे पहले सेटअप को हम समझते हैं। ये है एक फिक्स्ड टेस्ट ट्यूब, एंड इसको, ये जो बीकर है आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब हमारा फिक्स्ड है और जो बीकर है उसे आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब है उसका लिक्विड लेवल ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस ट्यूब को पार्शियली फिल किया है, पूरा फिल नहीं किया है। तो ये क्या है हमारा एयर कॉलम। एयर कॉलम यानी कि क्या, जहां पे बस एयर हो, वहां पे वाटर नहीं है। अब होता क्या है कि हम जैसे जैसे, यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि आपने एक रबर पैड पे एक ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किया, और अब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, आप उसे इस लिक्विड के सरफेस के आगे ले आए, ठीक है, इस लिक्विड के सरफेस के बगल में ले आए। तो ये जो वाइब्रेशंस अपने सराउंडिंग मीडियम में रिलीज कर रहा है, तो वो लिक्विड के सरफेस तक भी आएंगी, एंड लिक्विड में भी छोटी मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस रिलीज होना चालू हो जाएंगी, पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रही है। ये है हमारा एयर कॉलम, ये जो स्पेस है ये क्या है, एयर कॉलम। इसकी फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। रेजोनेंस कब होगा? जब ये दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। तो अब फ्रीक्वेंसी हम कैसे चेंज कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ द एयर कॉलम के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप लेंथ को और बढ़ाओगे, एयर कॉलम की लेंथ को और बढ़ाओगे बाय रिड्यूसिंग द लिक्विड लेवल, वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो आप लेंथ ऑफ द एयर कॉलम को घटा दो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करना है तो लेंथ को कम करना पड़ेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, ठीक है, तो लेंथ को आपको बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिड्यूस कर रहे हैं लिक्विड लेवल। जैसे जैसे लिक्विड लेवल रिड्यूस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होते जा रही है, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होते जा रही है, बिकॉज दोनों में मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते जाते लिक्विड लेवल। पहले मान लीजिए यहाँ पे था लिक्विड, अब रिड्यूस करके आपने इधर ले आया, रेजोनेंस नहीं हुआ। कंटिन्यूअसली आप रिड्यूस कर रहे हो, बीच में आपने क्या नोटिस किया कि बीच में कहीं पे एक लाउड नॉइज प्रोड्यूस हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जब आप रिड्यूस कर रहे थे तो लिक्विड एक सर्टेन लेवल पे इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी, तो रेजोनेंस हुआ और लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई। फिर आपने लिक्विड को और कम किया,
और कम करने से फ्रीक्वेंसी और चेंज हुई, ठीक है, तो तब वापस से वो लाउड साउंड क्या स्टॉप हो गई। फिर उसके बाद आपको सेकंड बारी लाउड नॉइज सुनाई दी, लाउड साउंड सुनाई दी। इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस सेकंड टाइम हुआ, और वो कब हुआ, जब पहले का लेंथ जो था, एयर कॉलम का जो लेंथ था, जो दोबारा जो रेजोनेंस हुआ वो 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब पहले एक लेंथ है सर्टेन एयर कॉलम का, ठीक है, जब दोबारा रेजोनेंस होगा तो तब उस एयर कॉलम का लेंथ क्या इससे 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि रेजोनेंस कब प्रोड्यूस होगा, जब एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी। और ये आपने कैसे किया, बाय रिड्यूसिंग द लिक्विड लेवल। जैसे जैसे आप रिड्यूस करते रहे, बीच में कहीं आ करके आपको एक लाउड नॉइज सुनाई दी, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई थी, एयर कॉलम और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई थी। फिर आप जब और उस मतलब और लिक्विड लेवल को रिड्यूस किया तब वो लाउड नॉइज स्टॉप हो गई, रेजोनेंस स्टॉप हो गया। फिर दोबारा रेजोनेंस हुआ, और लिक्विड लेवल को कम करने के बाद दोबारा रेजोनेंस हुआ। वो कब हुआ, जब एयर कॉलम की लेंथ ठीक है 3 टाइम्स ज्यादा हो गई। समझ में आया? तो इससे हमें यह पता चलता है कि एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी का और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी का बराबर होना जरूरी है, तभी रेजोनेंस होगा। तो अब हमें डिस्कस करना है कि फोर्स्ड वाइब्रेशंस और रेजोनेंट वाइब्रेशंस में क्या फर्क है। Forced vibrations, the vibrations of a body under an external periodic force of frequency different from the natural frequency of the body are called forced vibrations. हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था, 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी पे हमने डिस्टर्बेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ये वाइब्रेट करके इस बॉडी तक वाइब्रेशंस रिलीज कर रही थी। जब इसकी वाइब्रेशंस इस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जब इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तब रेजोनेंस होगा। वरना क्या होगा, ये बॉडी बहुत ही कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी। तो वो जो कम एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस होती हैं वही होती हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस। और जब अगर रेजोनेंस होता है तब जो बड़े एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं रेजोनेंट वाइब्रेशंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, amplitude is very large. The vibrations of the body are in phase with the external periodic force. मतलब कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर होने के वजह से वो जो बॉडी, दोनों जो बॉडीज हैं दोनों की वाइब्रेट करने की रिदम एक ही है, एक ही रिदम के साथ दोनों बॉडीज वाइब्रेट कर रही हैं। ठीक है, द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी आर इन फेज विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो ये इसका होगा, इसका क्या होगा, दे आर नॉट इन फेज, मतलब फोर्स वाइब्रेशंस के केस में फ्रीक्वेंसी मैच हुई नहीं तो दोनों बॉडीज एक रिदम के साथ वाइब्रेट नहीं करेंगी। और रेजोनेंट वाइब्रेशंस के केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी बी और ये जो पीरियोडिक फोर्स जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच होने के वजह से ये लोग दोनों जो हैं, दोनों ही बॉडीज ए और बी एक रिदम में वाइब्रेट करेंगे। These vibrations last for a small time after the periodic force has ceased to act. तो ये vibrations बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होती हैं, रेजोनेंट वाइब्रेशंस थोड़े ज्यादा टाइम पीरियड तक चलती हैं। These vibrations last for a long time after the periodic force has ceased to act. तो अब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। आप रेजोनेंस को रियल लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी मशीन है, मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स भी आपस में रेजोनेट कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। It is possible that at a certain speed, some parts of the vehicles may have natural frequency of vibration equal to the frequency of the to and fro movement of the piston of the vehicle's engine. At this speed, that part starts vibrating vigorously due to resonance and a loud rattling sound is heard. अब इसमें होता क्या है, हमने यहाँ पे व्हीकल का एग्जाम्पल लिया है। हर एक व्हीकल में एक इंजन होता है जो उस व्हीकल को चलाता है। अब उस इंजन में भी एक पिस्टन होता है जो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता रहता है। तो इस वाइब्रेशंस की अपने आप में कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी, हर एक वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब मशीन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सबकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो जब इन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी उन मशीन पार्ट्स में से किसी भी एक पार्ट के साथ या 2 पार्ट के साथ
मैच हो जाए, मतलब मशीन के किसी भी पार्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब इस वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएंगी, तब वो पार्ट्स क्या साथ में वाइब्रेट करने लगेंगे और बहुत ही लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगेंगे और हमें उस गाड़ी में से साउंड आएगी, एक ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, रेजोनेंस इन अ ब्रिज। जब भी सोल्जर्स मार्च करके जाते हैं, जो आपने मार्च पास्ट देखी होगी सोल्जर्स की, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट करके वो मार्च करके जाते हैं, और जब भी ब्रिज आता है तब उन्हें क्या एडवाइस किया जाता है कि ब्रिज पे कभी भी मार्च करके नहीं जाना है, ब्रिज पे हमेशा दौड़ के जाना है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे हैं तो सबकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो सकती है, यानी कि ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उनके स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टेप्स के वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो जो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है और उस ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर वो मैच हो गई तब फिर क्या होगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो ब्रिज बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो टूट भी सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब वो लोग भागने लगते हैं किसी की भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, जिसकी वजह से ब्रिज जो है वो हल्का सा वाइब्रेट होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होता है, वो रेजोनेंट वाइब्रेशंस नहीं रिलीज करता, वो बस फोर्स्ड वाइब्रेशंस रिलीज करता है। नेक्स्ट, रेजोनेंस इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। व्हेन वी वांट टू ट्यून अ रेडियो, we adjust the values of the electronic components to produce vibrations of frequency equal to that of the radio waves which we want to receive। अब होता क्या है कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को एडजस्ट करके हम ऐसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो रेडियो वेव्स, जो स्पेस में जो रेडियो वेव्स है उनकी वाइब्रेशंस के साथ मैच हो सकती हैं। तो हमें जिस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स चाहिए, हम उसी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो क्या होगा, एक लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा, एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा। इसी सिग्नल को हम लोग और एम्पलीफाई करते हैं इन द रिसीवर सेट। रिसीवर सेट एक डिवाइस है जहां पे हम इस मिले हुए सिग्नल को और एम्पलीफाइड करते हैं। एम्पलीफाइड यानी कि इस सिग्नल, ये जो सिग्नल आता है स्पेस से इतने दूर से आता है तो बहुत ही वीक सिग्नल होता है, तो इस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, इसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं ताकि ये और क्लियरली सुनाई दिया जा सके। तो देख लेते हैं इसको। Now, equal to that of the radio waves which we want to receive. When both the frequencies match, resonance occurs and only the energy of that particular frequency is received from the waves present in space. This signal is then amplified in the रिसीवर्स सेट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच कब की, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एक डिवाइस के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एडजस्ट किया, तब वो उसी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस को रिलीज करेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तब हमें एक सिग्नल मिलेगा। इस सिग्नल को हम लोग रिसीवर सेट में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर बनाते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।